हेलो स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में हम लोगों ने कुछ क्वेश्चंस किए थे जो इलेक्ट्रोलाइसिस के ऊपर बेस्ड होते थे। एक्वाइज सॉल्यूशन के अंदर एनोड एंड कैथोड एंड सॉल्यूशन के अंदर क्या क्या प्रोडक्ट मिल सकती है उसके बारे में हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था। अभी हम लोग देखने वाले हैं लॉज ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस और ये चैप्टर में नन्स्ट इक्वेशन इन ये लॉज ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस, ये दोनों से बहुत सवाल बनते हैं। बहुत सारे सवाल ये दोनों टॉपिक के ऊपर से बनते हैं, तो आपको ये दोनों टॉपिक को बहुत ध्यान से समझना है। नन्स्ट इक्वेशन हम ऑलरेडी खत्म कर चुके हैं और आज हम लोग देखने वाले हैं लॉज ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। लेकिन लॉज ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस स्टार्ट करें उससे पहले लास्ट लेक्चर का लास्ट पॉइंट मैं आपको याद करवा लूं। हमने ऐसा लिखा था कि 96500 कूलम्ब इज इक्वल टू 1 फेराडे, आप सबको याद होगा। एंड उसी को हमने बोला था 1 मोल इलेक्ट्रॉन, उसी को हमने 1 ग्राम इक्विवेलेंट बोला था और उसी को हम लोग ई ग्राम सब्सटेंस भी बोलते थे। याद है कि नहीं? ये पॉइंट मैंने लास्ट लेक्चर में भी डिस्कस किया था। अगेन आपको ये पॉइंट याद रखना है क्योंकि इसकी बहुत ज़रूरत पड़ने वाली है, आगे बहुत ज़रूरत है इसकी। अब लॉज ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस में हम पढ़ने वाले हैं फेराडेज लॉ। क्या पढ़ने वाले बेटा? फेराडेज लॉ। उसने 2 लॉ दिए थे, उसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे फेराडेज फर्स्ट लॉ। फेराडेज फर्स्ट लॉ। फर्स्ट लॉ क्या है? बहुत सिंपल सी बात फेराडे ने बताई है। फेराडे साइंटिस्ट नेम है। उसने बताया कि इलेक्ट्रोलाइसिस के अंदर जो मास डिपॉजिट होगा या लिबरेट होगा ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोलाइसिस, जो मास डिपॉजिट होता है या जो मास लिबरेट होता है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है? तो जो हम ये सेल के थ्रू जो चार्ज पास करेंगे उसी के ऊपर वो डिपेंड करता है। जिसमें चार्ज हमने ज्यादा पास किया उसमें वो प्रोडक्ट ज्यादा मिलेगी, जिसमें हमने चार्ज लेस पास किया उसमें प्रोडक्ट हमको लेस मिलेगी। इन शॉर्ट फेराडेज लॉ क्या बोल रहा है? द मास ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिटेड और लिबरेटेड एट इलेक्ट्रोड मींस एनोड एंड कैथोड। कहने का मतलब समझो, द मास ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिटेड और लिबरेटेड एट इलेक्ट्रोड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू द चार्ज पास थ्रू अ इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन। चलो मैं यहां पर स्टेटमेंट लिख ही देता हूं तो आपको थोड़ा बेनिफिट हो जाए। द मास ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिटेड और liberated at electrode is directly proportional to the charge passed through the electrolyte solution मीन्स आप जितना चार्ज पास कर रहे हो इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन के अंदर से उसी के ऊपर डिपेंड करता है कि कितना मास डिपॉजिट होगा या कितना लिबरेट होगा। तो मास ऑफ सब्सटेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल विद द चार्ज पास थ्रू द इलेक्ट्रोलाइट सब्सटेंस, जिसको हम लोग मैथमेटिकल स्टेप में लिख सकते हैं W इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन विद द Q। जिसमें बेटा W क्या है? वेर W इज इक्वल टू मास और वेट, जो भी आप लिखो। केमिस्ट्री में तो दोनों को सेम मानते हैं हम लोग, तो यहां पर आएगा मास ऑफ सब्सटेंस। W इज नथिंग बट द मास ऑफ सब्सटेंस एंड Q क्या है बेटा? चार्ज। ये चार्ज किस में लेना है? कूलम्ब में। कूलम्ब को हम C लिखते हैं, तो चार्ज इन अ कूलम्ब। तो ये ध्यान रखना, मास ऑफ सब्सटेंस विच डिपॉजिटेड और लिबरेटेड एट इलेक्ट्रोड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन विद द चार्ज पास थ्रू द सॉल्यूशन। तो यहां पर Q हो गया चार्ज, W हो गया मास। अब यहां पर जो Q है, आप सबको पता है, फिजिक्स में भी आपने पढ़ा होगा कि Q इज इक्वल टू होता है IT। Q इज इक्वल टू होता है IT। I क्या होता है बेटा? I होता है एम्पियर।
करंट है, और टी होता है टाइम। ये टाइम कंपलसरी सेकेंड में होना चाहिए, ये टाइम कंपलसरी सेकेंड में होना चाहिए। तो अब Q इज इक्वल टू आई टी, तो कॉमन सी बात है कि यहां पर मैं Q की जगह आई टी लिख सकता हूं। दूसरी चीज, ये प्रोपोर्शनल मैं हटा दूं तो एक कांस्टेंट लगेगा, तो W इज इक्वल टू यहां पर आएगा जेड क्यू। क्या आएगा? जेड क्यू। और इसमें Q की जगह में क्या लिख सकता हूं? आई टी, तो यहां पर मैं लिखूंगा आई टी, तो यहां पर आएगा जेड आई टी। बोलो बात समझ आई? ये W इज इक्वल टू जेड आई टी, इक्वेशन नंबर 1। बहुत सारी बुक्स में आपको ये स्मॉल आई भी लिखा हुआ मिलेगा, तो बहुत सारी बुक में आपको कैपिटल आई भी लिखा हुआ मिलेगा। सो डोंट कंफ्यूज, यहाँ पर आई जो है वो करंट है, और करंट किस में आएगा? एम्पियर में आएगा। आई इज नथिंग बट द करंट, एंड करंट को हम लोग एम्पियर में मेजर करते हैं। टी होता है टाइम, तो Z इंटू आई टी हो गया। बेटा ध्यान रखना, Q चार्ज इन कूलम्ब है, T हम कंपलसरी किस में लेंगे? सेकेंड में, ये टाइम है। देन आफ्टर I क्या है बेटा? तो I हम लोग ऑलवेज एम्पियर में लेंगे, ये क्या है? तो करंट है। देन आफ्टर Z क्या है? अब यहां पर जो Z हमने लिखा वो क्या है? वैसे तो कांस्टेंट है, बट इसे हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। क्या बोलते हैं बेटा? इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट बोलते हैं। क्लियर है सबको? अब ये इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट क्या है उसके बारे में बात करनी है हम लोगों को। ध्यान रखना, मैं यहां पर एक सिंपल सी लैंग्वेज में लिखता हूं, शायद आपको समझ में बहुत आसानी से आ जाएगा इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट क्या है। देखो यहां पर हम जानते हैं कि 96500 कूलम्ब इज इक्वल टू 1 फैराडे, और 1 फैराडे हम पास करेंगे तो कुछ ना कुछ डिपॉजिट या लिबरेट मास हो ही जाएगा सब्सटेंस का। लेकिन यदि मैं 96500 कूलम्ब की जगह सिर्फ 1 कूलम्ब पास करूं, कहने का मतलब यह है कि मास ऑब्टेन बाय पासिंग ओनली 1 कूलम्ब। 1 कूलम्ब मीन्स एक ही कूलम्ब चार्ज को पास करते हुए इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन में जो भी मास हमें मिलेगा उस मास को हम लोग बोलेंगे इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। तो इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट का मतलब है कि 1 कूलम्ब चार्ज पास करने से जो मास मिलता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। तो इसको मैं आसान भाषा में लिखूं तो यहां पर लिखते हैं व्हेन 1 कूलम्ब चार्ज इज पास्ड through 1 coulomb charged is passed through electrolyte solution, then the mass of substance deposited or liberated is called electrochemical equivalent, is called इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। बात समझ आई? सिर्फ 1 कूलम्ब चार्ज पास करने से जो भी सब्सटेंस है उसका जो भी मास डिपॉजिट होगा या लिबरेट होगा उस मास को हम इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट बोलेंगे। ये चीज़ दिमाग में बिठा लो, इसकी बहुत ज़रूरत पड़ने वाली है आगे जाके। क्लियर है सबको? चलिए इतना नोट करिए पहले, फिर और आगे बढ़ते हैं। क्लियर है? चलो यहाँ पर एक चीज़ मैं लिखता हूँ, ज़रा ध्यान रखना। मान के चलो इफ Q इज इक्वल टू 1 कूलम्ब, यदि हम Q को 1 कूलम्ब मान ले तो Q को 1 कूलम्ब मान लूँ मैं तो होगा क्या बेटा? Q की वैल्यू 1 हो जाएगी। अब इस इक्वेशन में जब Q की वैल्यू 1 हो जाए तो W इज इक्वल टू Z हो जाएगा बेटा। तो W इज इक्वल टू Z, तो देखो हमें यहां पर इस डेफिनेशन को सपोर्ट मिल गया। डेफिनेशन को देखिए, 1 कूलम्ब चार्ज पास किया
through electrolyte solution, then the mass of substance deposited or liberated, ये mass of substance है जो डिपॉजिट हो रहा है या लिबरेट हो रहा है, तो mass of substance deposited or liberated is equal to Z। अब Z क्या है? इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। तो ये इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट ही है जो मास डिपॉजिट हुआ या लिबरेट हुआ, बट व्हेन Q इज इक्वल टू 1 कूलम। बात समझ आई? चलिए नोट करिए जल्दी से। क्लियर? चलो अब आगे थोड़ा सा इसको और इलिब्रेट करके देखें तो हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि 96500 कूलम्ब 96500 कूलम्ब चार्ज हम लोग जब पास करते हैं तो हमें सब्सटेंस का वेट कितना मिलता है? ई ग्राम सब्सटेंस हमको मिलता है, राइट? ई क्या है बेटा? इक्विवेलेंट मास। तो इक्विवेलेंट मास जितना सब्सटेंस हमको मिलता था बेटा, कब? जब 96500 कूलम चार्ज पास किया। देखो कंफ्यूज मत होना, यहां पर पहले ही मैंने बता दिया है 96500 कूलम जो है वो ई ग्राम सब्सटेंस के इक्वल होता है। तो 96500 कूलम गिव अस ई ग्राम सब्सटेंस। ई क्या है? इक्विवेलेंट मास ऑफ द सब्सटेंस, और ये है इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। दोनों में फर्क है। ये 1 फेराडे पास करने से मिलता हुआ वेट है, जबकि ये 1 कूलम्ब पास करने से मिला हुआ वेट है। दोनों में फर्क है। तो 96500 कूलम्ब पास करने से हमको कितना मास मिला बेटा? ई ग्राम सब्सटेंस मिला। तो हम अब यहां पर क्या ले रहे हैं? 96500 कूलम्ब चार्ज पास करने से ई ग्राम सब्सटेंस मिल रहा है। तो व्हेन वी आर पासिंग ओनली 1 कूलम्ब चार्ज, तो कितना ग्राम सब्सटेंस मिलेगा? तो ये सब्सटेंस मिलेगा हमें E अपॉन 96500 ग्राम। ये सब्सटेंस मिला। अब ये सब्सटेंस या इतना मास हमको कितने कूलम पास करने से मिला? सिर्फ 1 कूलम। तो इसी को तो Z बोलते हैं। 1 कूलम चार्ज पास करने से जो मास मिल रहा है उसी को तो Z बोलते हैं बेटा। अब ये 96500 फेराडे भी तो हो सकता है, तो Z इज इक्वल टू E बाय F, क्योंकि आप सब जानते हो 1 फेराडे इज इक्वल टू 96500 कूलम। वैसे आपने फिजिक्स में भी पढ़ा होगा ये तो, और मैंने आगे भी बता दिया। तो Z इज इक्वल टू E अपॉन F। अब ये जो है, अब यहां पर हम लोग लिखते हैं फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1। अब इक्वेशन नंबर 1 जरा याद करवा लो आपको। 1 नंबर क्या था बेटा? W इज इक्वल टू ZIT। लिख लेते हैं यहां पर W इज इक्वल टू ZIT। अब इसमें Z की जगह क्या रखना है हमें? E अपॉन 96500 ये भी रख सकते हैं या फिर ये भी रख सकते हैं, आपकी मर्जी की बात है। चलो हम लोग ये लिखते हैं पहले। तो क्या बनेगा फॉर्मूला? W इज इक्वल टू Z की जगह क्या लिखेंगे? E अपॉन 96500 इंटू IT, तो I इंटू T। क्लियर है सबको? तो ये एक फॉर्मूला बना जो आपको याद रखना है। ये मास आ रहा है ग्राम में। दूसरा, आप लोग चाहो तो EIT अपॉन 96500, इसमें IT की जगह Q भी तो रख सकते हैं। तो दूसरा फॉर्मूला W का क्या बन सकता है? EQ। IT कहां से आया था बेटा? Q इज इक्वल टू IT, यही रखा था मैंने। तो यहां पर Q रख लूं तो क्या बनेगा बोलो? ZQ। ये ZQ के इक्वल होता है। अब Z की जगह क्या लिखना है? E अपॉन 96500, तो यहां पर आएगा 96500। तो ये भी तो फॉर्मूला बन सकता है हमारा एक। और एक तीसरा फॉर्मूला भी बन सकता है W का। कौन सा बताइए? E अपॉन F लिखें, तो Z की जगह मैं लिख लूँ E अपॉन F, एंड IT तो है ही मेरे पास, तो W इज इक्वल टू EIT अपॉन F। ये सारे फॉर्मूलाज आपको याद रखने कंपलसरी है, क्योंकि एग्जाम्पल तभी सॉल्व हो पाएंगे जब ये फॉर्मूलाज याद है। फॉर्मूला याद नहीं, एक भी एग्जाम्पल आप नहीं कर पाओगे। तो पहले फॉर्मूला याद कर लो। अंडरस्टूड? चलिए अब ये बात हो गई फर्स्ट लॉ ऑफ फैराडेज की। अब हम लोग बात करने जा रहे हैं सेकेंड लॉ ऑफ फैराडे, या फैराडेज सेकेंड लॉ। फैराडेज सेकेंड लॉ, फैराडेज सेकेंड लॉ। अब ये सेकेंड लॉ क्या है? जब भी हम लोग
एक से ज्यादा सेल को सीरीज में कनेक्ट करने की बात करते हैं तब सेकेंड लॉ यूजफुल हो जाता है। सेकेंड लॉ फैराडे तब यूजफुल है जब हम एक से ज्यादा सेल को एक दूसरे के साथ सीरीज में कनेक्ट करने की बात करते हैं। अब ये क्या बोल रहा है कि एक से ज्यादा सेल को यदि हम सीरीज में, जैसे कि ए सेल है, बी सेल है, सी सेल है, इनको हम सीरीज में कनेक्ट करें तो जब भी सीरीज में कनेक्ट करते हैं तो सब में इक्वल चार्ज पास होता है, और जब सब में सीरीज में कनेक्ट करें तो इक्वल चार्ज जब पास हो जाए तब जो मास यहां पर ऑब्टेन होगा ए में, बी में और सी में, क्योंकि सब्सटेंस अलग अलग है तो मास भी अलग अलग मिलेंगे, तो ये मास कितने मिलेंगे तो उनके इक्विवेलेंट वेट जितने मिलेंगे। तो जब एक से ज्यादा सेल को सीरीज में कनेक्ट करके हम इक्वल अमाउंट ऑफ चार्ज पास करें, सब में इक्वल अमाउंट ऑफ चार्ज हम सब में पास करें तो सभी में जो मास ऑब्टेन हो रहा है या लिबरेट हो रहा है वो इक्विवेलेंट मास के इक्वल होगा। देखो इसको मैं लिख के यहां पर बता दूं, यहां पर आएगा व्हेन सेम चार्ज इज passed through, when same charge is passed through different electrolyte solutions जो कनेक्टेड है इन सीरीज, सॉल्यूशन कनेक्टेड इन सीरीज, then the masses of substances deposited or liberated are in the ratio of their respective equivalent weight। ये क्या बोल रहा है बेटा, एक से ज्यादा, जैसे कि यहां पर मैं एक ये सेल है, एक ये दूसरा सेल है, एक ये तीसरा सेल है, तीनों में अलग अलग टाइप के सॉल्यूशन है। मान के चलो इसमें CuSO4 सॉल्यूशन है, इसमें ZnSO4 सॉल्यूशन है, और इसके अंदर कोई भी एक सॉल्यूशन लेना है, जैसे कि NiSO4 का सॉल्यूशन है। चलो अब इसमें एनोड है मेरे पास और यहाँ पर मेरे पास कैथोड भी है। अब सारे एनोड को एक दूसरे से कनेक्ट करो और कॉमन बैटरी से ज्वाइंट करो, सारे कैथोड को एक दूसरे से कनेक्ट करो एंड एक कॉमन बैटरी से ज्वाइंट करो, कैथोड नेगेटिव, एनोड पॉजिटिव। तो यहाँ से जो चार्ज निकलेगा वो तो इक्वल अमाउंट में जाएगा, तो इक्वल अमाउंट में सभी में चार्ज जा रहा है। बट यहाँ पर जो एनोड एंड कैथोड के ऊपर जो सब्सटेंस ऑब्टेन होंगे या लिबरेट होंगे, डिपॉजिटेड या लिबरेटेड जो मास होंगे वो उनके इक्विवेलेंट वेट के रेशियो में होंगे। तो कॉपर का कितना मास मिलेगा, उनका इक्विवेलेंट मास जितना, जिंक का जिंक के इक्विवेलेंट मास जितना, एंड निकल का निकल के इक्विवेलेंट मास जितना। बोलो बात समझ आई। तो इसको बहुत इजी वे में हम रिप्रेजेंट करें तो क्या रिप्रेजेंट कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं मासेस ऑफ द डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट सब्सटेंसेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन विद द इक्विवेलेंट मास। जो मास ऑब्टेन हो रहे हैं वो कितने होंगे, उसके इक्विवेलेंट मास जितने होंगे। एक से ज्यादा है तो आप लोग ले सकते हो W1 अपॉन W2 इज इक्वल टू E1 अपॉन E2। दो सब्सटेंस है तो ऐसे ले सकते हो, दोनों का वेट इक्वल टू दोनों के इक्विवेलेंट मास। तो दोनों के मास का रेशियो उनके इक्विवेलेंट मास के जितना होगा। द मासेस ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिटेड और लिबरेटेड आर इन द रेशियो ऑफ देयर रिस्पेक्टिव इक्विवेलेंट। तो उनके इक्विवेलेंट मास का रेशियो है वो ही उनके मासेस का रेशियो होगा। बोलो बात समझ आ रही है, क्लियर है सबको।
देखो इसमें कोई बड़ी बात है ही नहीं, वैसे तो फर्स्ट लॉ में से ही ये लॉ आया है कि जो भी सब्सटेंस यहाँ पर लिबरेट होगा या डिपॉजिट होगा वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, कितना चार्ज पास किया उसके ऊपर। लेकिन जब सेम चार्ज पास करते हैं तो मासिस का रेशियो उनके इक्विवेलेंट मास जितना होगा। समझ में आ रहा है? चलिए नोट कर लीजिए आप जल्दी से इसे, क्योंकि बहुत काम की चीज़ है, क्वेश्चंस में बहुत इसकी ज़रूरत पड़ने वाली है, ज़रूरत है। हो गया बेटा? अब मैं यहाँ पर कुछ कॉमनली यूज्ड एलिमेंट के आपको एटॉमिक वेट बता देता हूँ जो सबसे ज़्यादा यूजफुल है और सबसे ज़्यादा हम यूज़ भी करेंगे उनका। तो यहाँ पर लिख रहे हैं एटॉमिक वेट, एटॉमिक वेट्स ऑफ कॉमनली यूज्ड एलिमेंट्स। इनकी ज़रूरत पड़ने वाली है सबसे ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करने में। हाइड्रोजन का होता है 1, कार्बन का होता है 12, जो ज़रूर है वही मैं लिख रहा हूँ। नाइट्रोजन का 14, ऑक्सीजन 16, सोडियम 23, मैग्नीशियम 24, एल्यूमिनियम 27, फॉस्फोरस 31, सल्फर 32, पोटेशियम 39, कैल्शियम 40, आयरन 56, कॉपर है 63.5, जिंक हो जाता है 65, सिल्वर होता है 108, देन बेरियम की ज़रूरत पड़ेगी 137, फ्लोरीन की ज़रूरत पड़ती है तो 19, क्लोरीन हो जाता है 35.5, ब्रोमीन हो जाता है 80 एंड आयोडीन हो जाता है 127। ये कॉमनली कुछ एलिमेंट है जिनके एटॉमिक मास की हमें ज़रूरत रहती है, तो आपको इसे याद कंपलसरी करना ही है, आप इसको इग्नोर नहीं कर सकते। अब हम लोग 2 लॉ पढ़ चुके हैं, राइट? अब हम लोग इसके ऊपर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस कर रहे हैं, पहले आप इसे नोट करिए जल्दी से। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 ले रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 ऐसा है, 193 एम्पियर करंट is passed for 200 seconds through molten MgCl2. Find the mass of magnesium metal deposited. देखिए अब बहुत आसानी से इसे सॉल्व कर सकते हैं हम लोग। 2 तरीके हैं, 2 तरीके मैं बताऊंगा, आपकी मर्जी जो भी तरीका आपको सॉल्व करना आता है। एम्पियर की वैल्यू कितनी है, कैपिटल आई बोलो स्मॉल आई बोलो एक ही बात है, 193 एम्पियर करंट है ये। टाइम कितना दिया है बेटा, 200 सेकेंड दिया है। एन यहाँ पर बोला गया है मोल्टन MgCl2, तो इसमें मैग्नीशियम एंड क्लोराइड के अलावा कुछ नहीं है। फाइंड द मास ऑफ मैग्नीशियम मेटल डिपॉजिटेड। देखिए एक तो फॉर्मूला से करते हैं, हमें वेट ऑफ मैग्नीशियम चाहिए, वेट ऑफ मैग्नीशियम हमको फाइंड करना है, कैपिटल M है ये, वेट ऑफ मैग्नीशियम हमें फाइंड करना है। तो देखो वेट ऑफ मैग्नीशियम इज इक्वल टू, फॉर्मूला है हमारा EIT अपॉन 96500। अभी थोड़ी देर पहले ये फॉर्मूला मैंने आपको बताया है, तो आपको ये फॉर्मूला याद होना चाहिए। अब सारी चीज तो I दिया गया है, T दिया गया है, तो वैल्यू रख के आंसर लेके आ सकते, बट E नहीं पता है। अब E क्या है, E को बोलते हैं हम लोग इक्विवेलेंट मास। किसका बेटा, जिसका हमें मास चाहिए वो मैग्नीशियम का। तो इक्विवेलेंट मास ये एटम है मैग्नीशियम, तो यहां पर आएगा एटॉमिक वेट अपॉन वैलेंसी फैक्टर। अब मैग्नीशियम का बेटा एटॉमिक मास मैंने बता दिया 24 डिवाइडेड बाय इट्स वैलेंसी फैक्टर। सब्सटेंस कौन सा है, MgCl2, एंड MgCl2 का आयोनाइजेशन करेंगे तो मैग्नीशियम +2
एंड 2Cl-। तो मैग्नीशियम के ऊपर चार्ज कितना, +2। तो जो चार्ज होता है वही उसका वैलेंसी फैक्टर, तो ये बन जाएगा 12। तो यहाँ पर हमें E की वैल्यू पता चल गई कितनी, 12, उसे रख लो। तो E आ गया हमारा 12, I गिवन है 193, T टाइम गिवन है 200 सेकेंड। जब ये सेकेंड में गिवन नहीं होता है तो सेकेंड में कन्वर्ट करना पड़ता है। आवर्स में दिया है तो मल्टीप्लाई बाय 60 इंटू 60, क्योंकि आवर्स की मिनट होती है 60 एंड एवरी मिनट की सेकेंड होती है 60। यदि मिनट में दिया है तो एक ही 60 से मल्टीप्लाई करो, लेकिन इन शॉर्ट सेकेंड में लाना ज़रूरी है टाइम। अब इसका आप कैलकुलेशन पूरा करोगे तो कैलकुलेशन के थ्रू आंसर आएगा 4.8 ग्राम मैग्नीशियम। मास ऑफ मैग्नीशियम आ गया, कितना है बेटा, 4.8 ग्राम मैग्नीशियम। ये तो तरीका पहला हुआ। अब एक दूसरा तरीका मैं बताता हूं, शायद आपको वो तरीका पसंद आ जाए। देखिए, मुझे बताइए कि मैग्नीशियम आयन है वो कहां पर डिपॉजिट होगा, एनोड के ऊपर कि कैथोड के ऊपर। कॉमन सेंस है बेटा, मैग्नीशियम आयन कैथोड के ऊपर डिपॉजिट होगा क्योंकि कैथोड होता है नेगेटिव। तो इसका इक्वेशन लिखिए, मैग्नीशियम +2 इलेक्ट्रॉन गिव्स मैग्नीशियम। ये 2 इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या है, 2 फैराडे। तो यहां पर हम लिख सकते हैं ना, 2 फैराडे चार्ज पास करते हैं तो मैग्नीशियम के मोल कितने मिल रहे हैं, 1 मोल मैग्नीशियम इज ऑब्टेन। एंड 1 मोल का मतलब कितना होता है, 24 ग्राम। 1 मोल का मतलब होता है उसके एटॉमिक मास जितना वेट। तो मैग्नीशियम का एटॉमिक मास 24 है, तो 24 ग्राम मैग्नीशियम मिला। कब, 2 फैराडे जब पास किया तब। लेकिन हमको क्या इसमें फैराडे गिवन है, नहीं, डोंट वरी, Q इज इक्वल टू IT। तो ये कुलम्ब से फैराडे ला सकते हैं। I कितना गिवन है, 193। टाइम कितना गिवन है, 200। तो ये हो गया कुलम्ब। अब कुलम्ब से फैराडे कैसे लेके आ सकते, तो फैराडे इज इक्वल टू Q बाई 96500। 96500 से डिवाइड करो, Q कितना है, 193 इंटू 200 अपॉन 96500, इतने फैराडे। 2 फैराडे पास करने से 24 मिला, तो 193 इंटू 200 अपॉन 96500 फैराडे पास करने से कितना मास मिलेगा, तो आंसर आएगा 193 इंटू 200 इंटू 24 अपॉन, ये 2 नीचे आएगा तो 2 इंटू 96500, ये डिवाइड करो तो 12। तो देखो यहाँ पर जो कैलकुलेशन थी एग्जैक्ट वही कैलकुलेशन यहाँ पर आ गई, तो आंसर आएगा 4.8 ग्राम मैग्नीशियम। तो फॉर्मूला यूज किए बिना, ये फॉर्मूला पूरा यूज किए बिना भी आप इस तरह से कैलकुलेट कर सकते हो। आपको पता होना चाहिए Q इज इक्वल टू IT, ये कुलम्ब आता है और कुलम्ब को फैराडे में कन्वर्ट किया जाता है डिवाइडेड बाय 96500। क्लियर है सबको। चलिए, तो ये पहला क्वेश्चन बहुत आसान क्वेश्चन मैंने करवाया है, नोट करिए जल्दी से, और फिर मैं दूसरा क्वेश्चन करवाता हूं। हो गया, चलिए सेकेंड क्वेश्चन लेते हैं। सेकेंड क्वेश्चन क्या है हमारा, क्वेश्चन नंबर 2। थोड़ा सा चेंज करते हैं क्वेश्चन को। यहां पर लिख रहे हैं हम लोग, हाउ मैनी फैराडेज आर required to deposit 4.5 gram aluminum metal from molten AlCl3। molten AlCl3 में से 4.5 ग्राम एल्यूमिनियम को डिपॉजिट करवाने के लिए कितने फैराडे की रिक्वायरमेंट है। इसमें भी 2 तरीके हैं बेटा, 2 तरीके से इसे भी आप सॉल्व कर सकते हो। देखिए, मास ऑफ एल्यूमिनियम या वेट ऑफ एल्यूमिनियम कितना है, 1.5 ग्राम, एंड आपको पूछा है नंबर ऑफ फैराडे। यू हैव टू फाइंड आउट द नंबर ऑफ फैराडे। आप सबको पता है वेट ऑफ एल्यूमिनियम इज इक्वल टू EQ अपॉन F।
देखो ये फॉर्मूला के ऊपर ही सब कुछ डिपेंड करता है, EQ अपॉन F। वेट कितना है 4.5, इक्विवेलेंट मास नहीं पता है, Q एंड F के बीच का तो रिलेशन लेके आना है, तो E कैसे निकालेंगे। देखिए यहां पर AlCl3 सब्सटेंस है, तो AlCl3 का जब आयोनाइजेशन करेंगे तो Al+3 एंड 3Cl-। एल्यूमिनियम के ऊपर चार्ज कितना आया 3, तो इसका वैलेंसी फैक्टर हो जाएगा 3, राइट। इक्विवेलेंट मास ऑफ एल्यूमिनियम कितना आएगा, तो इक्विवेलेंट मास आएगा, मास मींस एटॉमिक वेट अपॉन वैलेंसी फैक्टर। एटॉमिक वेट कितना है 27 एंड वैलेंसी फैक्टर है 3, तो 9, तो ये E की वैल्यू आ गई 9, ये है Q/F। अब यदि मैं Q को मास्टर करूं तो कितना आएगा बोलिए 4.5/9F, तो ये आ जाएगा 0.5F, तो 0.5 फैराडे आंसर आएगा। समझ में आया आप लोगों को। अब इसको और एक तरीके से मैं कैलकुलेट करके दिखाता हूं। देखिए मेटल है तो मेटल ऑलवेज डिपॉजिटेड ऑन अ कैथोड, तो Al+3, मेटल ऑलवेज डिपॉजिटेड बाय रिडक्शन, तो एल्यूमिनियम। 3 फैराडे पास करते हुए हमें 27 ग्राम एल्यूमिनियम मिलेगा। 27 का मतलब क्या है 1 मोल, तो इसको उल्टा करके लिख सकते हैं ना कि 27 ग्राम एल्यूमिनियम को डिपॉजिट करवाने के लिए 3 फैराडे चार्ज की रिक्वायरमेंट है, लेकिन हमें कितना चाहिए 4.5, तो यहाँ पर डायरेक्टली लिखो 4.5 ग्राम एल्यूमिनियम को डिपॉजिट करवाने के लिए कितना चाहिए, तो 4.5 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 27। समझ में आ रहा है, 9 3 27, 4.5/9 अगेन कितना आएगा 0.5 फैराडे। तो आंसर तो वो ही आ रहा है दोनों कंडीशन में, लेकिन तरीका अलग है। आपको जो भी तरीका अच्छा लगे उस तरीके से आप इसे सॉल्व कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। अंडरस्टूड। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 करवा लेता हूं मैं। क्वेश्चन नंबर 3 है द इलेक्ट्रोकेमिकल equivalent of silver metal is 0.00118 gram. Find the mass of silver metal deposited when 0.5 ampere current is passed through AgNO3 aqueous for 200 सेकेंड। देखो ये एक सवाल है, बहुत बेहतरीन सवाल है, लेकिन सवाल का आंसर एक ही लाइन में आ जाता है। क्या बोल रहा है क्वेश्चन, द इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट ऑफ सिल्वर मेटल। इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट दे रखा है आपको सिल्वर मेटल का, एंड हमें फाइंड द मास ऑफ सिल्वर मेटल डिपॉजिटेड व्हेन 0.5 एम्पियर करंट इज पास्ड थ्रू AgNO3 फॉर 200 सेकेंड। देखो एक तो आपको मास ऑफ सिल्वर फाइंड करना है, ये तो क्वेश्चन बना हमारा। आपको एम्पियर गिवन है, कैपिटल आई बोलो स्मॉल आई बोलो आपकी मर्जी। कितना एम्पियर गिवन है बेटा 0.5 एम्पियर गिवन है। दूसरा आपको टाइम गिवन है कितना 200 सेकेंड। एंड ये इक्विवेलेंट इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट का मतलब क्या है, Z की वैल्यू गिवन है 0.00118 ग्राम। तो क्या करेंगे बताओ, मास ऑफ मेटल, यहां पर सिल्वर है तो मास ऑफ सिल्वर इज इक्वल टू ZIT। Z की वैल्यू कितनी है बेटा 0.00118, I कितना है 0.5, इन टाइम कितना है 200। तीनों को मल्टीप्लाई करो, आंसर आएगा ये हो जाएगा 10,
तो यहाँ पर 100 हो जाने के बाद ये बनेगा 0.11118 ग्राम, ये वेट आएगा सिल्वर का। एक तो ये तरीका है, एक तो ये तरीका हो गया। दूसरा तरीका, आपको यहां पर क्या गिवन है, 0.5 एम्पियर, टाइम गिवन है, Q इज इक्वल टू आई टी करो, चलो Q इज इक्वल टू आई टी में I कितना है 0.5 एंड टाइम कितना है 200, ये दोनों को मल्टीप्लाई करो तो ये कितना हो जाएगा 5 इन, चलो कूलम ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब बात ये है कि यहां पर 1 कूलम का मास गिवन है, तो यहां पर लिखेंगे ना कि 1 कूलम पास करने से 0.001118 ग्राम सिल्वर मिल रहा है। ये 1 कूलम से मिला, ऐसे कैसे पता चला, क्योंकि इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट है, और इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट का मतलब क्या है, 1 कूलम पास करने से जो वेट मिलता है उसे इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट बोलते हैं। सो हम लोगों को क्या करना है बेटा, इतने कूलम को पास करना है, तो 0.5 इंटू 200 कूलम पास करने से कितना मास मिलेगा, तो ये तीनों को तो मल्टीप्लाई करना है, जो यहां पर किया था वो ही यहां पर आया, देखो तो आंसर अगेन कितना आएगा 0.1118 ग्राम सिल्वर डिपॉजिट होगा। तो ये ऑप्शन दे रहा हूं मैं, एक एग्जाम्पल को कैलकुलेट करने के दो ऑप्शन मैं दे रहा हूं, आपकी मर्जी, आप चाहो उस तरह से कैलकुलेट करो, बस कैलकुलेट करो, राइट, अच्छे से करते रहिए। अब आपकी बुक में भी बहुत सारे क्वेश्चंस गिवन है, और नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मैं और भी क्वेश्चंस आपको करवाने वाला हूँ, तो और भी क्वेश्चंस जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे गए वो भी मैं करवाऊंगा, आप इसे लिख लीजिए, और नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम दूसरे क्वेश्चंस करेंगे। चलिए, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।